चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। ये हम लोग का दूसरा क्लास है, अच्छे से सुनिए। रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों को लास्ट क्लास किए थे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। आज के क्लास में हम लोग करेंगे एचयूएफ का। एचयूएफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है कि फिर कंपनी का करेंगे, रेसिडेंट कंपनी का, नॉन रेसिडेंट कंपनी। फिर फॉर्म का, एनी अदर, समझ पा रहे, पर्सन का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का करेंगे। सबसे पहले दिए रेसिडेंट एचयूएफ। एक एचयूएफ को कब कहिएगा रेसिडेंट? जब उसका फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो पूरा या तो आधा, या तो पूरा या तो इंडिया के अंदर है। कंट्रोलिंग पावर माने कंट्रोलिंग यहीं से होता है, कंट्रोलिंग यहीं से होता है, समझ पा रहे हैं? तो उसको कहेंगे रेसिडेंट एचयूएफ। माने इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होल्डली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, होल्डली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो क्या कहेंगे? रेसिडेंट एचयूएफ। क्या कहेंगे? और इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, समझ पा रहे, होल्डली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा बाहर है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हमारे देश के बाहर है, तो उसे कहेंगे नॉन रेसिडेंट एचयूएफ। नॉन रेसिडेंट, अच्छा पता चल गया रेसिडेंट एचयूएफ, तो दो कंडीशन और लगा देते हैं। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरीली है, समझ पा रहे? तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए क्या क्या सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दो कंडीशन था ना कि 2 आउट ऑफ 10 ईयर और पिछले 7 साल में 730 दिन रही है, ये दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करिएगा तो आपको कहेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। किसके लिए भाई? एचयूएफ। किसके लिए? और ये दोनों का दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करिएगा तो आप कहलाइएगा नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। क्या कहलाइएगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? तो पहले चेक करेंगे एचयूएफ का कि रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कैसे पता चलेगा? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्डली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो क्या कहेंगे? रेसिडेंट एचयूएफ। क्या कहेंगे? माने कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पूरा या तो आधा भारत के अंदर है, उसे क्या कहेंगे? रेसिडेंट एचयूएफ। क्या कहेंगे? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे हम लोग का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो आधा या तो पूरा बिहार में है, दोनों बिहार के कहे जाते हैं, या तो पूरा या तो आधा। अच्छा मान लीजिए है ही नहीं, वहाँ नहीं है, कंट्रोल मैनेजमेंट कोलकाता में है, तो कोलकाता कहलाएंगे। कहाँ कराएंगे? कोलकाता का। समझ पा रहे? अब कोलकाता वाला मान लो कोई पंजाब रह गया, तो पंजाब में क्या बोलेगा? हम तो कोलकाता के भाई, मेरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है? कोलकाता में। समझ रहे? बिहार वाले बिहार का बोलेंगे, यूपी वाले यूपी का बोलेंगे, झारखंड वाले झारखंड का बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? बोलते हैं ना। तो वैसे ही इसका भी है। और मान लीजिए बाहर चला गया लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का इंडिया में है, तो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट एचयूएफ। क्या कहलाएगा? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्डली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट एचयूएफ। अब पता चल गया रेसिडेंट, तो दो कंडीशन लगा देंगे, ऑर्डिनरीली कि नॉट ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 को सेटिस्फाइड करो, दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करिएगा, तो ऑर्डिनरीली नहीं सेटिस्फाइड करिएगा तो क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है रेसिडेंट कंपनी। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट कंपनी। भारतीय कंपनी, जो भारत का कंपनी है वो हमेशा रेसिडेंट होता है। क्लियर? लेकिन भारत का जो कंपनी नहीं है, बाहर का कंपनी, नॉन इंडियन कंपनी है, और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माने डिसीजन लेने वाला उसका मैनेजरियल पर्सोनल डिसीजन सारे के सारे भारत में हो रहा है, तो उस साल के लिए वो रेसिडेंट कंपनी कहलाएगा। उस साल के लिए क्या कहलाएगा? इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है उसका, माने डिसीजन वगैरह इंडिया से लिया जा रहा है। वो इंडिया का कंपनी नहीं है, बाहर का कंपनी है, लेकिन पूरा का पूरा उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में। तो उस साल के लिए उस कंपनी को कहलाएगा रेसिडेंट कंपनी। क्या कहलाएगा? और अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट कंपनी। नॉन रेसिडेंट। क्लियर है क्या? बोलिएगा तब तो। अच्छा कंपनी में ये खाली पता करते रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट, दो एडिशनल नहीं लगाते। दो जो एडिशनल है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में लगाते हैं। ऑर्डिनरीली नॉट ऑर्डिनरीली का कंसेप्ट कहाँ लगाते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और कंपनी में ये सब नहीं लगाते हैं। समझे क्या बोले? खाली चेक करते हैं रेसिडेंट के नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के तो रेसिडेंट क्या कहेंगे? इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। A non-Indian company is said to be resident in India if effective management, समझ पा रहे, wholly or partly situated in India। नॉन रेसिडेंट किसको कहेंगे? इफ इफेक्टिव मैनेजमेंट
होल्ली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, उसे क्या कहेंगे भाई? नॉन रेसिडेंट कंपनी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें दो चीज चेक करना है, रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट। तो सेम डेफिनेशन लिखना है एचयूएफ वाला कि इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो क्या कहेंगे? नॉन रेसिडेंट। क्या कहेंगे भाई? और एनी अदर पर्सन जिसके बारे में सोचे नहीं है उसके लिए दो चीज चेक करेंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और सेम डेफिनेशन, व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली सिचुएटेड क्या चीज? इन इंडिया, उसे क्या कहेंगे? रेसिडेंट। और व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया उसे क्या कहेंगे? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है क्या? तो आराम से एक तो याद करिएगा तो आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें सम आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लिखिए तब करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भाई, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक्स कैम टू इंडिया, एक्स कैम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, एक्स कैम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहला बार आया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 एक्स कैम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he stayed, he stayed, S-T-A-Y-E-D, he stayed in India, he stayed in India for एक नंबर देके लिखे 50 डेज, एक नंबर देके लिखे 50 डेज, 50 हाँ 50, दो नंबर 183 डेज, तीन नंबर 152 डेज, 152 ना 152 determine residential status, determine residential status for the assessment year, determine residential status for the assessment year, determine residential status for the assessment year 2023-24, determine residential status for the assessment year 2023-24, 2023-24 हो गया। सॉल्यूशन देखिए, लिखिए। अच्छा बताइए, मिस्टर एक्स जो है प्रथम बार भारत में आया और पिछला साल 50 दिन रहा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहा है? मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, प्रथम बार आया और भारत में पिछला साल 50 दिन रहा, तो पहला कंडीशन क्या है भाई कि 182 दिन रही है। कितना दिन? और नहीं सेटिस्फाइड किया तो दूसरा वाला, तो फर्स्ट टाइम आया तो दूसरा वाला घंटा ये सेटिस्फाइड करेगा, तो पहला बार आया ही। फिर भी चेक कर लो कि कम से कम पिछला साल 7 दिन रहा, कहाँ कितना दिन रहा? तो ये क्या रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट क्या है? तो लिखना पड़ेगा इसको लैंग्वेज में। और दूसरा वाला कितना दिन रहा? 183 डेज। ये सेटिस्फाइड कि नॉट सेटिस्फाइड? कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि कम से कम पिछला साल भारत में कितना दिन रही है? यही कंडीशन था ना रेसिडेंट इंडिविजुअल का कि दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या था? पिछला साल 182 दिन गुजारी है, और पहला नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो दूसरा करिए कि पिछला साल 60 दिन रही है एंड पिछला 4 साल में माने पिछला साल 60 दिन रही है और वहाँ से पिछला 4 साल में 365 दिन रही है। कितना दिन रही है? तो दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड तो रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाइड तो सेटिस्फाइड तो कर रहा है, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। 183 डेज रहा है, तो ये क्या है भाई? रेसिडेंट। क्या है? तीसरा क्या है देखिए, 152 दिन। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, दूसरा सेटिस्फाइड, दूसरा क्या? पहला लाइन सेटिस्फाइड, लेकिन एक और लाइन है कि पिछला 4 साल में 365 नहीं सेटिस्फाइड। दोनों में कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, तो ये क्या है? नॉन रेसिडेंट। क्या है? तो लिखेंगे कैसे? लिखो
सॉल्यूशन देखिए, एक नंबर देखिए, सॉल्यूशन एक नंबर दो। सिंस Since x reside in India, Decide what? since x resides नहीं resides, RESIDES resides, RESIDES resides. Since x resides in India only, ONLY, only for FOR, only for 50 days, only for 50 days in the previous year, only for 50 days in the previous year, only for 50 days in the previous year 2022-23, comma, he does not satisfy any one of the condition, he does not satisfy any one of the condition, he does not satisfy any one of the condition, he does not satisfy any one of the condition specified in section 6 subsection 1, specified in section 6 subsection 1, comma, he is a non-resident in India, comma, full stop करके लिखो, comma नहीं, full stop, he is non-resident in India, he is non-resident in India, he is non-resident in India. क्या लिखना है सुनो, क्या लिखना है समझिए, पहले क्या लिखना है समझिए। Since X reside in India only 50 days in the previous year 2022-23 में कितना दिन रहा भाई? 50 दिन। कितना दिन? माने he does not satisfy any one of the condition specified in section 6 subsection 1, section 6 subsection 1 में जो भी कंडीशन है उसमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा भाई? he is नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ही इज, ये क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? और मान लीजिए रेसिडेंट है तो उसका क्या लिखोगे? सेम लाइन, सिंस एक्स रिसाइड इन इंडिया 183 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2022-23, समझ पा रहे? उसके बाद ही सेटिस्फाइड वन कंडीशन, ही सेटिस्फाइड वन कंडीशन, समझ पा रहे? या ही सेटिस्फाइड वन ऑफ द कंडीशन specified in section 6 subsection 1. Therefore, he should be treated as resident in India. He should be treated as, लिख दो 2 नंबर का भी लिखवा देना, नॉट के बदले खाली सेटिस्फाइड लिख देना। देखो 2 नंबर लिखिए। Since X reside in India, since X reside in India for 183 days or more, 183 days more नहीं, since X reside in India for 183 days in previous year 2022-23, in previous year 2022-23, comma, he satisfied one of the condition specified in section 6 subsection 1, in section 6 subsection 1, full stop, he is, section 6 subsection 1, full stop, he is treated as resident in India, he is treated as resident in India, he is treated as resident in India for the assessment year 23-24, असेसमेंट ईयर A.Y दे दो, A.Y असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। He is treated as a resident in India for the assessment year 2023-24। हो गया, आगे बढ़े। 3 नंबर आप लोग खुद लिख के दिखाइए मुझे, नॉन रेसिडेंट है सेम होगा तो बाबू लिख के तो दिखाना होगा ना, सेम होगा तो नहीं लिखूंगी। सर ऐसा ही समझाएगा। यस बेटा, देखिए एक इंसिडेंस ऑफ टैक्स का आप लोगों को पीडीएफ दिए हैं, जो लोग वीडियो से कह रहे हैं मिल जाएगा आप लोगों को भी।
देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स, माने टैक्स का प्रभाव समझना। देखिए 3 हेडिंग है, नेचर ऑफ इनकम, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली, और एक है नॉन रेसिडेंट। माने रेसिडेंट है, एक ऑर्डिनरीली वाला है, एक रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली वाला है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आइए देखते हैं। पहला देखिए क्या है, अच्छे सुनिए, इस पे सम बनता है भाई, इस पे सम आता है, अच्छे से सुनिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो ही सम बन पाएगा। समझ रहे? आइए, ये याद नहीं करना, सिर्फ समझ के रखना, सवाल बनाना है इसमें। समझ रहे? ये कंसेप्ट लिख लेना कॉपी में। इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, माने इनकम कमाए। समझ पा रहे? जो इनकम कमाए वो बाकी है, और मान लिए कि इंडिया में रिसीव होने वाला है, तो तुम कोई भी हो टैक्स लगेगा भाई। इंडिया में कमाया, इंडिया में पैसा रिसीव होगा, इंडिया से वो कमाई तुमको हो रहा है, तो आप कोई भी हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, टैक्स लगेगा। देखो सब में टैक्सेबल 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 टैक्सेबल। नेक्स्ट, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, बाहर में कमाया लेकिन पैसा रिसीव करता है इंडिया में, टैक्सेबल। कोई भी हो तो, बाहर में कमाया पैसा लेता है इधर, तो टैक्सेबल, बात खत्म। समझे क्या बोले? कोई भी हो। इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत से कमाया और बाहर में रिसीव कर रहा, भारत से कमाया ना, लगेगा। तीनों को बात समझें कि भारत में कमाया, भारत में रिसीव किया, कोई भी हो तुमको टैक्स लगेगा। बाहर कमाया, भारत में पैसा रिसीव किया, कोई भी हो तुमको टैक्स लगेगा। इंडिया में कमाया और बाहर रिसीव कर रहा है, तुम कोई भी हो टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। सुनो, इनकम कमाए, रिसीव किए इंडिया के बाहर, लेकिन उसका बिजनेस और का जो सेटअप है वो इंडिया में हो रहा है, तो 2 केस में आपको टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट ऑर्डिनरी में, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में, बट नॉन रेसिडेंट है तो नहीं टैक्स लगेगा। बिजनेस वगैरह का बात है तो नॉन रेसिडेंट में टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। सुनो, इनकम कमाए, रिसीव किए इंडिया के बाहर, बिजनेस भी कंट्रोल हुआ इंडिया के बाहर, तो तुम रेसिडेंट हो और ऑर्डिनरी वाला हो तो लगेगा, बाकी केस में नहीं लगेगा। समझ पा रहे? नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस प्रोफेशन इंडिया के बाहर है, पैसा रिसीव भी बाहर हुआ है, कमाए भी बाहर हो, तो तुम रेसिडेंट हो देश के लिए तो लगेगा। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली हो तो लगेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली और नॉन रेसिडेंट हो तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ मेक्स नो डिफरेंस इन द सेम ईयर लेटर टू बी रिमिटेड टू इंडिया। माने इनकम कमाया भी और बाहर रिसीव भी किया, तो देश के लिए रेसिडेंट हो तो लगेगा, बाकी वाला में नहीं लगेगा। उसके बाद क्या देखो, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। सुना, इनकम कमाए, रिसीव्ड हुआ इंडिया के बाहर और उस पैसा को बाद में इंडिया में भेज रहे हैं, तो टैक्सेबल नहीं होगा। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखना है, इस पर समय का है, और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ठीक है? समझे क्या बोले? अभी अभी घर पे जाके करिए। दैट्स फॉर टुडे।